नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम SSC CGL Tier 1 2023 के 21 जुलाई 4 शिफ्ट मैथ्स का 25 प्रश्नों का सलूशन करने वाले। इंपॉर्टेंट ये है, अच्छी मेथड होनी चाहिए और 25 मिनट से कम टाइम में होना चाहिए, तो ना आपका टाइम बेकार हो ना मेरा टाइम बेकार हो। अच्छे प्रश्नों को नोट करते रहेंगे और साथ साथ 25 प्रश्न ख़त्म करेंगे। कहा गया जो पाई चार्ट है वो एक स्टूडेंट द्वारा अलग अलग स्किल में स्कोर किए गए मार्क्स दिखाता है। जैसे मैथमेटिक्स, वर्बल, रीजनिंग, कोडिंग, पजल सॉल्विंग, इसमें कितने मार्क्स है वो दिखाता है। कहा गया अगर टोटल मार्क्स 3000 थे, रीजनिंग के मार्क्स कितने होंगे। देखो टोटल है 3000, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि रीजनिंग में कितने मार्क्स मिलते हैं, 75 डिग्री आउट ऑफ 360। 75/300, अगर 360 पूरा था तो उसका 75वां हिस्सा मिला है, यानी 75/360 गुणे 3000 कर देंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपके नहीं मतलब 120 तियाँ, 120 दूना 240, 120 पंजे 600, 3 से इकट्ठा 25, 25 गुणे 25 625 मार्क्स हो जाएंगे। कहा गया कि एक शॉपकीपर है 20 चेयर 18,000 की खरीदता है, फिर वो बेच देता है गेन पे, किस पे, कितने गेन कितने फ़ायदे पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स के बराबर, ठीक है। व्हाट इज सेलिंग प्राइस, देखो समझो बात को। हमें कहा गया 20 चेयर्स वो 18,000 की खरीदता है, यानी कि 900x की एक चेयर पड़ी, ठीक है। ऐसे समझो 900 की एक चेयर पड़ी। अब मान लो एक चेयर x रुपये का बेचता है तो 20 चेयर कितने की बिकेगी, 20x की। और 20x पे बेचने पे उसे कितने का फ़ायदा होता है, 4 चेयर्स के सेलिंग प्राइस, यानी कि 4 सेलिंग प्राइस यानी 4x के बराबर फ़ायदा। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी 16x जो हुआ वो हो गया 18,000। 16x बराबर 18,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000/16, यानी कि 9/8 गुणे 1000। अरे 9,000/8 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये 8 से कटा 125, 9 गुणे 125 1125। a माइनस बी बराबर 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी, ब्रेकेट में जो चीज़ पूछी गई है a² + ab + b², जो पूछी गई उस पर फोकस करो। हमसे कहा गया a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी कितना है 1, यानी ये 1 हो गया, 1 से किसी में गुणा करोगे वही आए। क्या कहा कि रामलाल अपने आर्टिकल्स को 40% बढ़ा के मार्क करता है और 10% का डिस्काउंट देता है, यानी आपसे कहा गया 40% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, तो 40% इंक्रीज 10% डिक्रीज का रिजल्टेंट आप कहेंगे 40 - 10 - 40 × 10/100, यानी कि 40 - 14 यानी 26% का उसका ओवरऑल प्रॉफिट होएगा। वह या आप ऐसे कर सकते हैं, 100 था 140 कर दिया, 140 से 10% कम यानी 14 कम 126 का भी कहा गया। कॉलेज पी में 180 स्टूडेंट हैं और कॉलेज क्यू में 320 स्टूडेंट हैं, ठीक है। यानी इनका रेशियो कितना हो गया, 9:16 हो गया इनका रेशियो। तो अगर पी वाले बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 88 है, क्यू वाले बच्चों का 72 है, तो ओवरऑल एवरेज बताना है। अब देखो 88 72 का रिजल्टेंट x तक पहुंचना है, तो हमें एक चीज़ पता है कि 88 से x घटाएंगे 88 - x हो जाएगा, और x से 72 घटाएंगे x - 72 हो जाएगा, और इनका जो रेशियो होगा x - 72 रेशियो 88 - x, इनकी संख्याओं का अनुपात होगा, यानी x - 72 रेशियो 88 - x 9:16 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ x - 72 बराबर 9 टाइम्स ऑफ 88 - x। 16 और 9 अलग अलग साइड में निगेटिव, एक जगह निगेटिव एक जगह पॉजिटिव, तो ये 25x हो जाएगा। इधर 9 गुणे 88 + 16 गुणे 72 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 72 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 9 और 8 यहाँ से निकल जाएगा 11, यहाँ पे बचेगा 16, 11 16 27, यानी 72 गुणे 27 बचा। अब देखो 25 से 27 का पहले इसमें गुणा करो, 27 दूना 54, 27 7 189 और 5 194। अब इसमें डिवाइड करना है, 25 से काटोगे 25 7 175, 19 194, 25 7 175, 19 25 7 175, यानी कि 77.7 एवरेज हो जाएगा। वैसे भी कर सकते थे कि पी के 180 का एवरेज 88 है तो टोटल स्कोर इतना हो गया, क्योंकि 320 का एवरेज 72 है तो 320 गुणे 72 हो, और टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 180 + 320 यानी 500 है। सिंपल सा सॉल्व कर लेते, एक जीरो हटाते, एक जीरो हटाते, 2 से काटते, अपना सॉल्व कर लेते। इस संख्या को 9 से डिविजिबल बनाना है। कोई संख्या दी गई 6 2 3 4 a6, ठीक है। अब इसको 9 से डिविजिबल बनाने के लिए आपको पता है पहले जितना 9 बन रहा है वो काट दो,
तो ठीक है, ये 6 4 10 बन रहा है, यानी यहाँ से 1 छोड़ दो, यानी आपका टोटल सम ऑफ डिजिट्स अब आया 3 प्लस से। अब 3 प्लस से अगर 9 से कट जाए तो आपका पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ए बराबर 6 रखने पे कट रही है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि डिजिट्स कहने के बाद डिजिज करने लग जाते होगे। अजीत 4 गुना काम करता है सोहन का, ठीक है। सोहन 20 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकता है, तो अजीत और सोहन कितनी देर? देखो, अगर अजीत सोहन का 4 गुना काम करता है और ये 20 दिन में करता है तो ये 1/4वें हिस्से में यानी 5 दिन में करेगा। अब एक 5 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में, तो दोनों मिलके 5 × 20 / 5 धन 20, यानी कि कितने दिन में? 4 दिन में करेंगे, ठीक है। देखो, अगर कोई एंगल थीटा कोण बनाता है केंद्र पे, तो उसके जो चाप की लंबाई होती है, अगर मान लो कोई चाप है वो थीटा कोण सेंटर पे बनाता है, मान लो ये कोई चाप है और जो थीटा कोण बनाता है, इस चाप की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो परिमाप नहीं, मतलब जो लंबाई होगी चाप की, वो होती है θ/360 × 2πr। बोलो, क्लियर है? अब रख दो वैल्यू। थीटा ये बराबर दिया गया 19.25, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 18 डिग्री, यानी 1/20 लिखा हुआ है। 1/20 यानी कि πr/10 लिखा हुआ है। अरे 1/20 ये हुआ, 2 से गुणा 1/10, यानी πr/10 यानी 22r/70, ये बराबर 19.25 दिया गया। तो आपसे कहा गया एरिया यानी πr² निकालना है। तो πr² कितना हो जाएगा? पहले देखो, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 8, हाँ 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 एकम 11 8 82, 11 7 77, 11 5 55, यानी 1.75 हो गया, यानी कि r की वैल्यू हो गई 17.5 × 7/2, ठीक है। ये हो गया रेडियस। अब आपसे निकालना था एरिया, कहा गया था πr², निकाल दो 22/7 × r², 17.5 का स्क्वायर लिख दो, 17.5 × 17.5 और × 7 का स्क्वायर यानी 49/4, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। अब काट दो, 7 से कटेगा 2.5 हो जाएगा, यानी आपका 22 × 2.5 कितना हो जाएगा? 55 × 17.5 × 49/4। सॉल्व करो। अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन से आप लोग भागते हो, मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन से भागो, क्योंकि अगर मैंने कैलकुलेशन नहीं करवाया तो आप लोग भाग जाओगे कैलकुलेशन छोड़ के। तो चलो फटाफट करो, ठीक है। टीचर्स कहते हैं कर लो, अरे कर लो, ठीक है, लेकिन करवा दोगे तो इससे बच्चों को एक अप्रोच पता चल जाती है। तो 55 × 17.5 × 49/4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस पास हैं। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, क्या दिक्कत है? 55 × 5 275, 275 के 5 हासिल आई 27, 55 × 7 कितना होता है? 385, ठीक है। 385 और 27 कितना हो जाएगा? 412, हासिल आएगी 41, 55 एकम 55 और 41 कितना हो जाएगा? 96। कितने अंक बाद? 2 अंक बाद, मतलब 1 अंक बाद। और गुणे में 49 लिखा हो, गुणे में 49 को लिख सकते हैं गुणे 50 - 1 लिख सकते हैं। 50 मतलब हो जाएगा इसका आधा, पहले करो, ये कितना हो जाएगा? 48125, ठीक है। जितना तो हो जाएगा 48125 और इसका यहाँ पे लगा दो, ठीक है। 48125 इतना आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये हटा, अब ये आपका इतना करेंगे 48125 और माइनस 9625 इसमें, यानी 962.25 घटा दो, 962.5 घटा दो, ठीक है। 962.5 घटाओगे तो आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 47, 262.5/4 लिखा हुआ है। 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आपका कितना हो गया? 11 चौके 4, 4 8 32, यानी कि 1180 के करीब आपका, ये हमने गुणा गलत कर दिया, वो घटाया गलत, क्या निकाल लो। 5 बचा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचा, 10 में से 9 जाएगा, एक मिनट, ये 0.0 है, 0.5 आ गया, ये हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, फिर यहाँ पे 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पे 0 बचा था, 0 में से 9 जाएगा, यानी कि 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा ना, यानी यहाँ पे 1 बचेगा। अब ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, फिर ये 3 36 बचेगा, 4 9 36, 0.25, ठीक है, 625। क्लियर हो गया, क्योंकि 47 162.5 में डिवाइड करना है 4 से। तो ये कैलकुलेटिव प्रश्न था और कुछ नहीं। कहा गया इनर रेडियस एक हेमीस्फेरिकल बाउल का 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस अगर इतना है तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस बराबर होता है इनर रेडियस प्लस थिकनेस, यानी 5.25 हो जाएगा। कहा गया वॉल्यूम बताना है बाउल को बनाने के लिए कितना लगेगा। देखो 2/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ होता है, ठीक है।
ये होता है वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल बाउल का, पूरे का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वैसे होता है 2/3 पाई इतना इतना। अब देखो इसमें हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, तो 2/3 गुणे 22/7 लिख लो, और आर क्यूब माइनस आर क्यूब को सॉल्व करो, तो ये आर माइनस आर यानी कि 0.25 इंटू आर स्क्वायर 25, आर दूसरे वाले आर का स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर लिख लो, और प्लस आर आर यानी कि 5×5 = 25, 26.25। इसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये आप मन करेगा सॉल्व कर लेना, अदरवाइज मैं करवाए दे रहा हूँ। देखो ये हो गया आपका 44, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये होगा 44/7, 44/21 सॉरी, गुणे 0.25, ठीक है। 0.25 में 4 से गुणा करके यानी 11 बना लो इसको, यानी 11/21 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हमारा पहले लिखा हुआ 11/21, 11/21 यहाँ तक सॉल्व हो गया। इधर लिखा हुआ 25 प्लस 5.25 का स्क्वायर, आपका लगभग कितना होगा मेरे भाई, लगभग कुछ नहीं होता, ये कर लो 52 गुणे 53 कर लो, 52 गुणे 53, 52 गुणे 52 कितना होता है, 2804 होता है, 2704 होता है ना, एक मिनट देख लेते हैं, 2500 और 200, 2704 होता है, 2704 में 52 जोड़ो, 2704 में 52 जोड़ोगे 2756 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई इतना हो गया, ठीक है, 27.5625, और इसकी वैल्यू है 26.25। अब इसी को सॉल्व, 26 27 कितना हो जाएगा, 53, 53 और 25 कितना हो जाएगा, 53 25 78, 78 और एक लगभग 79 है, यानी 11/21 गुणे 79, 79 मतलब 79, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 11 9 99, 11 7 77 और 9 86, इसमें 21 से डिवाइड करना है, 21 चौको 84, ठीक है, 21 एकम 21, 8 80 के करीब बचेगा, 21 चौको 84, 21 तियाँ यानी 41.3 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। PQR जो है वो ट्राइंगल है राइट एंगल, PQR राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे, PQR राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे। PQ और QR का रेशियो 3:4 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो में ही सारी बातें हो रही हैं। साइन P प्लस साइन Q प्लस साइन R की वैल्यू बतानी है। साइन P कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस साइन Q कितना हो जाएगा, अरे 4x 3x मान लो भाई, तो x कट जाएगा तो 4/3 ही तो बचेगा, प्लस साइन Q कितना हो जाएगा भैया, साइन Q 1 प्लस साइन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। तो देखो 4/5 होगा मेरे मालिक आका, तो 4 3 7/5 प्लस 1 12/5। एक कार है 160 की स्पीड से पहले 64 किलोमीटर और नेक्स्ट 160 किलोमीटर 80 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अगर 160 किलोमीटर 64 से की स्पीड से गया तो 160/64 यानी कि 10/4, या हम कह सकते हैं 5/2 घंटे लगे होंगे, ठीक है। 160 को 80 की स्पीड से 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगा मेरे भाई, 9/2। तो एवरेज स्पीड 320 गुणे 2/9 यानी 640/9, 9 7 63, 9 एकम 9.11 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसा प्रश्न मैंने करवा रखा है, लेकिन फिर से सीखो। देखो 64x³ दिखा और 2y³, अब हम इसमें कुछ बना सकते हैं नहीं, अब हमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हम क्या काम करते हैं, 64x³ और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बताओ। इसमें हम ले सकते हैं 4x² कॉमन ले लेते हैं, 4x² कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 16x प्लस 9y बचा, प्लस इसमें 2y² कॉमन ले लो तो बचेगा 12x प्लस y। अब इसी को सॉल्व करके किसी तरह से सटिया दो। देखो 3 और 4, 16 3 48 में से 36 घटेगा, इसकी वैल्यू हो गई 12, 4 गुणे 9 गुणे 12 इस पहले वाले की वैल्यू हो गई, प्लस 2y² यानी कि 2 गुणे 16 और 12x 36 माइनस 4 32 हो गया। देखो 4 9 36, 2 9 72 यूनिट डिजिट 2, 2 6 12, 2 9 24 यूनिट डिजिट 4, 2 4 6 यूनिट डिजिट। क्लियर। कहा गया ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ये वीट इम्पोर्ट दिखाता है, वीट नहीं वीट मतलब गेहूँ, ठीक है। डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स इन 1971 वाज व्हाट % ऑफ इम्पोर्ट इन 1970। देखो 71 में जो घटोतरी हुई, ठीक है, वो 70 के कितने % है, कितने की घटोतरी हुई, 1865 की। देखो ये 3465 था, ये 1600 हुआ, यानी 1865 की घटोतरी कमी। किस आपसे कहा गया 1970 का कितना % था, यानी 3465 का कितना %। अब होता है अगर 1730 होता तो ये इसका 50% हो जाए, 1730 से ज़्यादा है यानी कि 50% से तो ज़्यादा है। अब कैसे निकालेंगे, इसको मान लो 3400, ठीक है, और इसको मान लो
110 ऐसे मान लो, ठीक है। अब 34 से डिवाइड करके देख लो, 34 पंचे 170, 11 बचेगा, 34 या 112, 53% के अराउंड आपका आंसर हो जाएगा। समानुपात वाला प्रश्न है, रेशियो प्रोपोर्शन, आउटर टर्म्स का प्रोडक्ट इनर टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 28 y 98 98, काट पीट दो, 7 4 7 14 4 7 49, 7 गुणे 49 343। देखो अगर हम यहाँ 4 कॉमन ले लें दोनों जगह, यानी हम ओवरऑल 1/4 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 + sin t बटे 1 - sin t -1 - sin t अपॉन 1 + sin t, ठीक है। हर बराबर कर लो, यानी 1/4 1 + sin t का स्क्वायर -1 - sin t, a + b का स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, यानी 4ab यानी 4 sin t। नीचे a - b a + b, a स्क्वायर -b स्क्वायर यानी 1 - sin स्क्वायर t यानी cos स्क्वायर t। 4 4 कट गया, ये sin t बटे cos t और इंटू 1 बटे cos t यानी tan t बटे sec t, tan t इंटू sec t। 8 cot a = 7 दिया गया, तो यहाँ से देखो a cot a बराबर 7 बटे 8, यानी ये 7 है ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 49 + 64, 49 और 64 कितना हो जाएगा 113। आपसे कहा गया साइन ए की वैल्यू, साइन ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 बटे √113। एक शॉप है वो प्रोवाइड करती है 50% का डिस्काउंट एक साइड पे, दूसरी शॉप सक्सेसिव डिस्काउंट 30-30 का देता है, दोनों बिल का डिफरेंस 43 है, तो आपको कॉस्ट सेम साइड की बात की गई तो 30% का सक्सेसिव हो जाएगा 30 + 30 -30 गुणे 30/100 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा 51%। एक जगह 51% छूट मिल रही है, एक जगह 50%, तो डिफरेंस कितना आएगा 1%। 1% बराबर 43, 100% 43। अच्छा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, और कई सारे लोग घबरा भी जाएंगे इतना बड़ा प्रश्न देख के, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। अनिल और तीरथ दो ए और बी के बीच, यानी ए और बी 2 पॉइंट हैं, हियर इज़ ए हियर इज़ बी, जिनके बीच की दूरी 192 किलोमीटर है, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी है, इसके बीच में रन करते हैं। अनिल ने ए से स्टार्ट करा 8:20 पे, यानी अनिल की बात हो रही है, 8:20 पे ए से स्टार्ट करता है, ठीक है। 64 के स्पीड से भागता है और बी पे पहुंच जाता है, बी पे पहुंच गया। बी पे पहुंचने के बाद एंड इमीडिएटली रिटर्न टू ए एट द सेम स्पीड, यानी कि सेम स्पीड से ए की तरफ लौटने लग जाता है, पहुंचा और लौटने लगे। तीरथ ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए से, तीरथ की बात हो रही है, पहले प्रश्न में जो दिया गया उसको समझते हुए लिखेंगे। तीरथ ने स्टार्ट करी ए से 9:50 पे स्टार्ट करी, 96 के स्पीड से भागा, 96 के स्पीड से भागा और बी पे पहुंचा और तुरंत ए की तरफ रिटर्न हो गया। तो कहा गया एट व्हाट टाइम डिड अनिल एंड तीरथ फर्स्ट मीट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात। अनिल और तीरथ के बीच का जो समय है वो 8:20 पे एक स्टार्ट करता है, एक 96 पे, ठीक है। यानी कि अनिल 1.5 घंटे पहले तीरथ से स्टार्ट करता है, यानी 1.5 घंटे पहले वो दूरी कुछ ट्रेवल कर चुका होगा। 64 की स्पीड से 1.5 घंटे में, यानी यहाँ कहीं पे होगा, यानी 96 किलोमीटर कवर कर चुका है वो। अब यहाँ पे अनिल है और तीरथ भाई साहब अभी यहीं पे हैं। तीरथ कहाँ पे हैं? तीरथ अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं और अनिल के 96 कवर कर चुका है। अब देखो अगला 64 की स्पीड है, ठीक है, 64 की स्पीड है। 64 की स्पीड से अब बची दूरी कितनी है? 96, यानी 1.5 घंटे और लगेंगे और अनिल भाई साहब यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। अनिल भाई साहब बी पे पहुँच गए, अनिल भाई साहब बी पे पहुँच गए। बी पे पहुँचे जब 1.5, यानी यहाँ से 1.5 घंटे बाद, कब से 1.5 घंटे बाद? यानी 9:50 पे जब तीरथ स्टार्ट करते हैं उसके 1.5 घंटे बाद, यानी कि 1.5 घंटे बाद बोले तो 1:30 बाद, यानी कि 11:20 पे अनिल की ए से बी तक की जर्नी ख़त्म हुई। अब वो क्या काम करते हैं, एक बात बताओ, 1.5 घंटे में जो तीरथ भाई साहब हैं वो कितना चलेंगे? तीरथ भाई साहब यहाँ से 96 की स्पीड से 1.5 घंटे में कितना चलेंगे, यही पूछा गया। 144 किलोमीटर चल लेंगे,
यही तो 144 किलोमीटर तो चल लेंगे यहाँ से लेके, अरे भैया 1.5 घंटे में कहाँ 96 की स्पीड से 144 चलेंगे, यानी 100 यहाँ कहीं पे पहुँच जाएंगे। और इनके बीच की अब जो मतलब ए से बी के बीच की जो दूरी थी वो 144 किलोमीटर अगर कवर हो गई है, तो अब जो तीरथ हैं यहाँ से और यहाँ बी तक की दूरी कितनी बचेगी, 192 माइनस 144 यानी कि कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। और अब बनता है केस, समझिएगा 48 किलोमीटर दूरी यानी तीरथ यहाँ पे है और अनिल यहाँ पे है। अब अनिल ए की तरफ रिटर्न होते हैं और तीरथ अभी भी इसी तरफ आ रहे हैं, यानी अब जो 48 दूरी है वो कौन कवर करेगा, 48 जो दूरी है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगी एक दूसरे की तरफ जब वो आने लग जाएंगे, यानी 48 किलोमीटर दूरी है और स्पीड जो है वो एक की 96 एक की 64 है, यानी दोनों की जुड़ के स्पीड कितनी हो जाएगी 96 प्लस 64 160 किलोमीटर प्रति घंटे। चूँकि वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से समझना ये है कि एक इधर की तरफ आ रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, एक की स्पीड 48 है एक की स्पीड 64 है, यानी रिलेटिव स्पीड 160 हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी 48 है तो कितनी देर में कवर होगी 48/160, 16 से कटेगा 3, 16 से कटेगा 10, यानी 3/10 घंटे में 3/10 घंटे कितना हो जाएगा 18 मिनट, यानी कि 11:20 के बाद 18 मिनट लगेंगे उन दोनों को आपस में मिलने में, यानी वो 11:38 पे मिल जाएंगे। समझ आए। अब देखो इस प्रश्न में इतना समझाने के लिए मैंने कहा, अब एग्जाम में आप क्या करोगे, आपको क्या काम करना है, तीरथ कितने बजे स्टार्ट होता है 9:50 पे, 9:50 यानी कि 1 घंटे 30 मिनट तब तक अनिल चल चुका होता है, यानी अनिल 96 किलोमीटर कवर कर चुका है। इतनी दूरी अनिल ने कवर कर ली। ध्यान से देखिए, अब अनिल को कवर करनी है 96, अगली 96 करने में 64 की स्पीड से कितना घंटे लगेंगे 1.5 घंटे, और उस 1.5 घंटे में तीरथ कितना कवर कर चुका होगा, यहाँ तक आ चुका होगा। तीरथ 144 पे खड़ा है, अनिल यहाँ पे खड़ा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी बची 48 और एक ये लौट रहा है, एक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उनकी रिलेटिव स्पीड 64 प्लस 96 यानी 160, उनके बीच की दूरी 48, तो कितना टाइम लगेगा 18 मिनट, यानी 11:20 यानी जब तीरथ स्टार्ट करता है उसके 1.5 घंटे बाद के 18 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, गलत है। देखो पहले इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वन ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज ऑन। देखो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब कोण बराबर भुजा बराबर। अगर कोण बराबर भुजा बराबर तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दे तो सारा ढक जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। साइड एंगल साइड एंड साइड आर बोथ कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। देखो अगर 2 ट्रायंगल्स हैं, इनका साइड और एंगल, इनके बीच का एंगल साइड एंगल ये बराबर हो जाए ना, तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों साइड बराबर है और इनके बीच का एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांगसम हो जाए। और अगर 2 त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो जाए, अब 6 तो कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो ये भी सर्वांगसम हो जाएगा, यानी साइड एंगल साइड और यानी कि भुजा कोण भुजा और भुजा दोनों सर्वांगसमता का रूल है। अगर हम तीसरे की बात करें, 2 एंगल and the included side of one triangle is equal to 2 angles and included side of other triangle then triangles are congruent। ये कॉन्ग्रुएंसी का नियम स्टार बैच में अगर आप ट्राइंगल करा होगा तो मैंने इतना डिटेल में करवाया था। कहा कि अगर 2 एंगल्स यानी ये एंगल और जो साइड इंक्लूडेड है यानी ये वाली साइड, ये एंगल और ये वाली साइड बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होती है, उससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। 2 एंगल और उनके बीच की साइड, या हम कहें 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए या तीनों साइड बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंसी की ये शर्तें हैं। अगर 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइज एंड शेप ऑफ ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। देखो अगर साइज और शेप बराबर है तब तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर नॉट इक्वल है तो भैया खत्म हो गया केस, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नंबर विच कैन बी एडेड, इसको इस पे ऐड करना है कोई संख्या 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6 में क्या ऐड करें ताकि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिवाइड करो, 11 8 88 6 65 11 5 55 9 94 11 5 55 10 104 11 9 99 5 53 11 4 44 9 95 11 8 88 7 71 11 6 66 5 56 11 5 55 1 12 11 1 11 तो 1 16। अब 16 बचा, 11 से डिवाइड कर रहे थे, 16 में क्या जोड़ें ताकि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, 6, तो यही हो गया। या 11 1 11 5 बचता, 5 में क्या जोड़ें कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। ये शिफ्ट अभी तक तो मुझे अच्छी लगी है, ठीक है। कहा गया इस त्रिभुज में एक फिगर में पी क्यू कॉर्ड है, सेंटर से होके पास होती है, यानी डायमीटर है, पी क्यू कुल मिला के डायमीटर दे दिया गया, ठीक है। अगर सेंटर से पास होती है तो इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिया गया, ये फिगर है, ठीक है।
ये एस है, ये आर है, ये कोण 110 डिग्री का, कोई बात नहीं। आपको पता है पी क्यू अगर सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड है यानी डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो गया तो ये कोण 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये डायमीटर व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपसे कहा गया कि कैलकुलेट पी क्यू एस जो एंगल है वो निकालना है। देखो अगर हम क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करें इस पर, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180, तो अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। आप देखो ट्राइंगल पी ए क्यू एस में 1 90 1 70, तो तीसरा अपने आप 20 हो जाएगा। तो यही पूछा गया था। आर क्या काम कहता है, कहता है 80,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। बैंक जो है 12% का सिंपल इंटरेस्ट देता है, लेकिन 3,000 प्रोसेसिंग फ़ी देता है अकाउंट के लिए, लेता है। 80,000 रुपये 12% दिया यानी 9600, तो उसे ब्याज मिला। 3,000 उसने ले लिया, या हम ऐसे छोड़ो 8,000 80,000 पे 3,000 अगर लेता है तो कितना परसेंट लेता है? आप कहेंगे 3,000 बटे 800, जितना परसेंट तो वो ले लेता है, यानी ये कट गया। बचा कितना? 30 बटे 8, 8 3 24, 3.75% वो काट लेता है। यानी पहले देगा आपको 12%, फिर 3.75% कम कर देगा। यानी सक्सेसिव वाला नहीं, 12% दिया और 3.75 काट लिया, यानी ओवरऑल कितना दिया? 8.25%। या ऐसे करो 12% देता है, 9600 देता है, 3,000 ले लेता है, यानी 3600 का फ़ायदा देता है। 3600 8,000 80,000 का कितना परसेंट है? वारे टाइम एंड वर्क। ए कोई कार्य 8 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। ये 8 दिन में, ये 18 दिन में। कहा गया अगर वो बी स्टार्ट करे और अल्टरनेट डे पे काम हो। 8 18 का एलसीएम 72 यूनिट टोटल काम है। 8 दिन में 72, 1 दिन में 9 यूनिट, 18 दिन में 72, 1 दिन में 4 यूनिट। अब मान लो 2 दिन काम होगा तो कितना यूनिट हो जाएगा? 13 यूनिट, यानी 2 डेज में 13 यूनिट हो जाएगा। 2 दिन में 13 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 10 दिन में कितना? 65 यूनिट। 10 दिन में 65। अब 11वें दिन कौन जाएगा? बी। कितना यूनिट करके आएगा? 4, यानी 11 दिन में 69 यूनिट। अब बचा है 3 यूनिट। ए 1 दिन में करता है 9 यूनिट, तो 3 बटे 9 दिन और लगेंगे, यानी 11 सही 1 बटे 3 दिन लगेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? √ 18 प्लस 2 यानी √ 20, 2√5 प्लस वाला, क्योंकि x इज़ पॉजिटिव। अब अगर x प्लस 1/x पता हो तो x³ प्लस 1/x³ होता है m³ - 3m। ठीक है, m³ 2√5 का क्यूब यानी 8 पंचे 40 √5 माइनस 3 दूनी 6 √5, तो आपका उत्तर हो जाएगा 34 √5। क्लियर। तो ये थे 25 प्रश्न जो हमने करने थे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। SSC CGL 2023 Tier 1 सॉल्व पेपर्स लिस्ट भी देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल।